हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आई एम आरुषि सोलंकी। और जो मैंने बताया था आपसे कि हम नई सीरीज चालू करने वाले हैं, पहले हमने फर्स्ट इन डिफेंस देखा था और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन साइंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये स्टैटिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा मुझे आपके साथ शेयर करना है कि एफकैट का रिजल्ट आ चुका है 13 मार्च, जो कि कल था। और उसके बाद हमारे फोर्स डिफेंस एकेडमी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। स्टूडेंट्स हैव पास द कट ऑफ and have scored a lot more than the cutoff with flying colors. और I would like to inform all of you that new batches are being started from 1st of April. और written तो ठीक है, हम घर बैठ के एक बार को निकाल भी सकते हैं, बट SSB में जो हमें ऑब्स्टिकल्स चाहिए, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, हमें गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर लेक्चरेट की गाइडेंस चाहिए, इंटरव्यू में क्या बोलना है उसकी गाइडेंस चाहिए, OIR कैसे सॉल्व करें, PPDT में कैसे डिस्कस करें, ये सब कोचिंग के बिना प्रैक्टिस कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी गुड कोचिंग एंड अ वेरी गुड गाइडेंस। सो फॉर दैट वी आर हियर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 1 अप्रैल से न्यू बैचेस स्टार्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो फर्स्ट इन साइंस इन इंडिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो इंडिया में हुआ था स्थापित, वो किधर हुआ था। वो हुआ था सिद्रापोंग, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दैट हैज एवर बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज इन दार्जिलिंग। याद रखिएगा, उसकी हम डिटेल्स पढ़ते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट, फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट हाइडल पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। ठीक है, कमीशन हुआ था 10 नवंबर 1897 को और इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी थी वो थी 2 × 65 किलोवाट की, जो कि एक्सपांड कर दी गई, बढ़ा दी गई बाद में, है ना, इन फेजेस फॉर इंक्रीज डिमांड्स टू अ टोटल ऑफ 1000 किलोवाट। तो वो यहाँ से 130 किलोवाट से बढ़ा के 1000 किलोवाट में कर दी गई 1916 में। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे किसी भी एग्जाम में आए कि सबसे पहला या सबसे ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट किधर है इंडिया में, तो दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो सिद्रापोंग में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ है भैया, स्टैब्लिश कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा नाम है, एकदम इजी टू रिमेम्बर है, अप्सरा। अप्सरा डार्क पेंसिल है ना, जस्ट अ वे टू रिमेम्बर इट। तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, जो कि स्टैब्लिश हुआ था महाराष्ट्र में। दैट इज वन वे टू रिमेम्बर इट। नाउ उसके डिटेल्स पढ़ते हैं हम। अप्सरा अचीव्ड criticality on August 4, 1956 and was the first research reactor in Asia to achieve criticality। ठीक है, तो सबसे पहला एशिया में है, सबसे पहला इंडिया में भी वही है। अप्सरा कब हुआ था, August 4, 1956 को। इट वॉज अ पूल टाइप रिएक्टर ऑफ 1 मेगावाट पावर विथ हाईली एनरिच यूरेनियम एज फ्यूल। तो अगर पूछ ले कि अप्सरा में फ्यूल कौन सा एलिमेंट का होता है, तो यूरेनियम का होता है। ठीक है, यूरेनियम एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। लाइट वाटर वाज यूज एट बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे हैं वाले कि पूछते हैं कि कूलेंट में, इस पावर प्लांट में कौन सा कूलेंट है, इस पावर प्लांट में कौन सा मॉडरेटर है, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइट वाटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हैवी वाटर, एक होता है लाइट वाटर, वो आइसोटोप्स से बनते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, और ये सब साइंस का ही पढ़ रहे हैं हम, तो यू शुड नो, डिफेंस में हो, आपको साइंस का 10th तक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो लाइट वाटर, हैवी वाटर, आइसोटोप्स, ये सब क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अप्सरा जो है क्रिटिकलिटी इसने अचीव की थी August 4 में। ये इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी सबसे फर्स्ट है जिसने क्रिटिकलिटी अचीव की थी। देन ये 1 मेगावाट का जो है पावर करता है, इसमें जो है फ्यूल वो यूरेनियम है, और जो इसका मॉडरेटर और कूलेंट है वो दोनों ही लाइट वाटर है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू हमारा ये वाला जो है बहुत कॉमन है, सब हम पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। सबसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है, आर्यभट्टा, नेम्ड आफ्टर अ वेरी फेमस इंडियन मैथमेटिशियन। ठीक है, आर्यभट्टा was India's first, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, was India's first satellite named after the famous Indian astronomer and mathematician। लिखा नहीं इसमें, कोई बात नहीं। It was launched on 19th April 1975 from Kapustin Yar। Kapustin Yar किधर है, सोवियत यूनियन में हुआ करता था, रशिया हो गया। सोवियत रॉकेट लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट इन अस्त्रखन ओब्लास्ट यूजिंग अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम इनटू डिटेल है, इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें यह है कि एक सोवियत जो है, सोवियत यूनियन का भी इसमें हाथ था हमारे डेवलपमेंट में, इनिशियल डेवलपमेंट में जो रशिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था। सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी, आर्यभट्ट थी, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। आर्यभट्ट कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इट्स नॉट अ क्लियर इमेज बट स्टिल। अब देखिए अगला,
फर्स्ट सक्सेसफुली इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल SLV3, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट सक्सेसफुली क्यों बोला, अभी देखो हमारे लॉन्च व्हीकल जो थे, जो हमने स्टार्ट किए थे, उनका नाम था SLV, लेकिन जो पहला वाला था ना इट गॉट फेल्ड। तो जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था वो है SLV3, थर्ड वाला, ठीक है। तो द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका, SLV है, एब्रीविएशन SLV है, वो स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1970s में बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप करनी थी SLV से? लॉन्च सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी जो हमको डेवलप करनी थी वो थोड़ा जो है SLV से स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। नाउ SLV वॉज इंटेंडेड टू रीच अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। तो इसको कितना पहुंचना था? 400 किलोमीटर तक की हाइट इसको पहुंचना था। एंड कैरी अ पे लोड ऑफ 40 kg, मतलब इसमें पे लोड था 40 kg एंड इट वॉज इंटेंडेड, मतलब ऐसा सोचा गया था कि 400 किलोमीटर की हाइट ऊपर अचीव कर लेगा। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ SLV3 इन ऑगस्ट 1979, ठीक है, वॉज अ फेलियर, पहला वाला फेलियर था। लाइक आई सेड, फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च टुक प्लेस ऑन 18 जुलाई 1980, और जो पहला सक्सेसफुल लॉन्च था इसी का ही वो 1980 में हो चुका था, ठीक है। पहला वॉज अ फेलियर, फिर जो सक्सेसफुल लॉन्च था वो 1980 में था, 18 जुलाई, डेट इज इंपॉर्टेंट। और पहला सक्सेसफुल इंडिजीनियस लॉन्च SLV3, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब डिटेल जो है जानने में इंटरेस्टिंग होती है, बट जरूरी नहीं आप याद करें, मत याद करें अगर इच्छा नहीं है तो। याद क्या क्या करना है हमको, ये याद करना है और हमको ये याद रख लेना है 1980, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात आती है। आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस में ऑफ कोर्स आपको थोड़ा साइंस का नॉलेज होना चाहिए, NDA CDS सब में जो है साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होते हैं और एग प्लांट क्या होता है? देखो एग प्लांट और ब्रिंजल एक ही बात है, ठीक है। तो बीटी ब्रिंजल पढ़ा होगा आपने स्कूल में, बीटी एग प्लांट एक ही बात है। तो ये जो था सबसे पहला हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट था, फूड था इंडिया का। जेनेटिकली मॉडिफाई क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं बिकॉज ऐसा होता है ना, बहुत बार जो क्रॉप्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के चेंजेस के कारण जो है सस्टेन नहीं कर पाते, अच्छे से बड़े नहीं हो पाते, फर्स्ट थिंग। दूसरा और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हो सकता है उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी नहीं है और हम चाहते हैं कि हम कम खाएं बट जितना खाएं उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले। तो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस जिसके कारण हम जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या प्लांट या फूड जो भी है प्रेफर करने लगे थे। और हमारा सबसे पहला था बीटी ब्रिंजल या बीटी एग प्लांट, वट एवर इज गिवन इन द ऑप्शन। ब्रिंजल दिया तो ब्रिंजल पे टिक लगा देना, एग प्लांट दिया तो एग प्लांट पे, एक ही बात है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल इज अ ट्रांसजेनिक ब्रिंजल क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन, कौन सी जीन? CRY1AC, क्राई बोलते हैं, CRY1AC फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थुरिंजिनेसिस, इसका नाम है, यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है, इनटू ब्रिंजल। तो ये बैक्टीरिया कौन सा इंसर्ट किया गया था? बेसिलस थुरिंजिनेसिस किया गया था इंसर्ट ब्रिंजल में। उसके बाद जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। This genetically modified brinjal gives resistance against insects such as brinjal fruit and shoot borer। अब insects pests, इनसे क्या होता है? इनसे क्रॉप जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फार्मर जो इतनी मेहनत करता है, ठीक है, ऑल द टाइम उसकी सारी सेविंग्स, सारे एफर्ट्स, पूरा इतना जो टाइम जाता है उसका, वो सब बर्बाद हो जाता है बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो ये क्यों डेवलप किया गया था? इन्वायरमेंट की कंडीशन से जो क्रॉप खराब हो जाते हैं वो ना हो, पेस्ट के कारण या इंसेक्ट के कारण जो क्रॉप खराब हो जाते हैं वो ना हो, उसके लिए ये बैक्टीरिया इसमें डाला गया था। बीटी ब्रिंजल वाज डेवलप्ड बाय महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी। कौन सी कंपनी से हुआ था ये? महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी। द यूज ऑफ बीटी ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा है बहुत ही बारी, ऐसा अभी एट प्रेजेंट बैन भी है ये। तो क्यों? बिकॉज देखो इसमें जो है इंसेक्ट्स वाला चीज तो है बट कंज्यूमर वाला थोड़ा वो भी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम इंसेक्ट प्रिवेंशन के लिए कुछ करते हैं उससे ह्यूमंस पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, थोड़ा हार्म, थोड़ी डिसीजेस जो है ह्यूमंस को भी आ जाती हैं। उसके कारण ये जो है हमेशा से कंट्रोवर्सी का एक सब्जेक्ट रहा है। क्या? बीटी ब्रिंजल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन मेडिकल सर्विस, कौन थे ये? वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इतना एम्फेसिस कर रही हूँ मतलब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो पहले थे जिन्होंने IMS हमारी जो पास करी थी उनका नाम क्या था? सूर्यो कुमार चक्रवर्ती, ठीक है, उनका नाम था सूर्यो कुमार। उन्होंने ये सबसे पहले थे जिन्होंने IMS जो है पास करी थी। सबसे पहले क्यों? क्योंकि पहले इफ यू माइट बी नोइंग कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गिव द एग्जाम्स लाइक दिस, ठीक है।
तो सूर्य कुमार जी जो थे ये सर्जन थे एंड ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन। तो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले सबसे पुराने और सबसे पहले इंडियन माने जाते हैं। He studied at Medical College Bengal and went to England for further studies। तो ये मेडिकल कॉलेज जो बंगाल का था वहाँ पे पढ़े हैं, उसके बाद आगे की फर्दर स्टडीज इन्होंने जो है कहाँ से करी है, इंग्लैंड से करी है। He was an MRCS and MD। He was the first Indian to join the Indian Medical Service। तो ये MD भी रह चुके हैं, MRCS भी रह चुके हैं और ये फर्स्ट थे जिन्होंने हमारी IMS क्लियर करी है, इंडियन मेडिकल सर्विस। ओके, मूविंग ऑन, अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, First Indian to be appointed as the Deputy Director General of Programs of WHO। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तीन चीजों के कारण। फर्स्ट इंडियन, वो फर्स्ट इंडियन जो है वुमन है और वो भी WHO। ठीक है, WHO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, उसमें इंडियन और वो भी वो जो इंडियन है वो विमेन है, दैट्स व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। और नाम क्या है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज हर नेम। ठीक है, तो स्वामीनाथन is an Indian pediatrician and clinical scientist known for her research on tuberculosis and HIV। तो इन्होंने किस एरिया में वर्क किया है? ट्यूबरकुलोसिस और HIV में वर्क किया है इन्होंने। From 2019 to 2022 she served as the chief scientist at WHO। चीफ साइंटिस्ट की तरह उन्होंने सर्व किया है और उसके पहले डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम्स DDP की तरह भी इन्होंने सर्व किया है WHO में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। Previously, from October 2017 to March 2019, she was the first Indian Deputy Director General of Programs at the World Health Organization। ठीक है, अब हमको ये पता पड़ गया कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों? इंडियन विमेन एंड WHO। ऑलराइट, शी लुक्स लाइक दिस। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इनके इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे। शी इज वेरी फेमस पर्सन फ्रॉम इंडिया। अब आ जाओ हमारे लास्ट स्लाइड पे। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। सबसे पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, बहुत पॉपुलर है ये और बहुत आपको याद भी होगा, इनका नाम सर CV रामन जी है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज जो CV रामन को मिला है वो उनके किस एक्सपेरिमेंट पे मिला है ना? तो यू शुड नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो सर CV रामन वाज एन इंडियन फिजिसिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग एक ही बात है। यूजिंग अ स्पेक्ट्रोग्राफ दैट ही डेवलप्ड, एक स्पेक्ट्रोग्राफ उन्होंने डेवलप किया था। उस स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू इन्होंने और इनके एक स्टूडेंट ने जो है लाइट का पैटर्न डिस्कवर किया। क्या पैटर्न था? व्हेन लाइट ट्रांसवर्सेस अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, when light traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength and frequency। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब एक लाइट होकर गुजरती है तो अपनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है चेंज कर लेती है। ये एक्सपेरिमेंट जो है इनिशियली उसको मॉडिफाइड स्कैटरिंग बोला गया, लेकिन बाद में जो है उसको रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के नाम से बोला गया। ठीक है, देखिए इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज मॉडर्न स्कैटरिंग, बट बाद में जो है उसको रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग भी बोला गया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दी गई 1930 में, है ना, फिजिक्स के अंतर्गत। एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। तो फर्स्ट एशियन भी यही थे, फर्स्ट इंडियन भी यही थे नोबेल प्राइज रिसीव करने में साइंस में। अगर फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एनी काइंड ऑफ नोबेल प्राइज बोले तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर लिख के आइए। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स या साइंस तो वो है हमारे सर CV रामन। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे किड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।